दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से पुनः आपका अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। पिछले कई दिनों से हमने काफ़ी सारा वीडियो डाला है एनओएस के न्यू सिलेबस और पैटर्न को लेकर। उम्मीद करता हूं कि वो तमाम वीडियो आप देख चुके होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है उसका वीडियो ज़रूर देख लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आता हूं अब एक नए मुद्दे पर। यह जो नया जो वीडियो मैं आपके सामने अपलोड करने जा रहा हूं या बना रहा हूं, यह जो नए सिलेबस के मुताबिक आपका जो सैम्पल पेपर है या जो पेपर का जो पैटर्न होगा उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं पेपर का एक ब्रीफ डिस्कशन आपके सामने करूंगा, कोशिश करूंगा कुछ प्रश्नों के हल भी मैं कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके प्रश्न पत्र कैसे आएंगे, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो ये समझ आपको होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस की समझ और क्वेश्चन पेपर के सैंपल का समझ नहीं होगा, आप प्लान तरीके से या नियोजित तरीके से अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप प्लान तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, सिलेबस वाला वीडियो, एज वेल एज ये जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है इसका जो भी लगातार सीरीज हम प्रस्तुत करेंगे उसको आप देखते जाइए, जो भी आपका सब्जेक्ट है। हम आते हैं विषय वस्तु पर सीधे। देखिए हमारे सामने हमारे पैनल पर एक क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश। इंग्लिश जानते हैं मैक्सिमम छात्र लेते हैं, सीनियर सेकेंडरी का इंग्लिश, जिसका कोड 302 है। ये सीनियर सेकेंडरी का क्वेश्चन पेपर का एक सैम्पल पेपर है। मैं जो भी पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ यह बोर्ड के वेबसाइट में, एनओएस बोर्ड के वेबसाइट में जो अवेलेबल कंटेंट है उसके आधार पर, अगर मेरे बोलने समझाने या अपने वीडियो बनाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो एनओएस की वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं उपलब्ध हैं वह मान्य है, उसी को मान्य समझा जाएगा। सीधे आते हैं हम लोग। देख लीजिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो कि आप देख रहे हैं इंग्लिश, इसका कोड 302, ये सीनियर सेकेंडरी का इंग्लिश है। 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। इस पूरे मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 50% मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, 50% मार्क्स सब्जेक्टिव है। हम लोग अब सबसे पहले पार्ट 1 जो पार्ट ए है ऑब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। देख लीजिए अब ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट का भी कैसे इन्होंने ये किया है, जो आपका प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है, प्रेस्क्राइब टेक्स्ट अर्थात प्रोज एंड पोएट्री से 14 मार्क्स। अब यहाँ पर पोएट्री से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। पोएट्री से रिलेटेड जो प्रश्न है 1x5, यानी कि पोएट्री से रिलेटेड 5 जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यहाँ की दिया हुआ है। उसके आगे जो कुछ भी होगा मैं बता दूंगा। देखिए सबसे पहले हु इज द पोएट ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। दूसरा देख लीजिए, व्हाट काइंड ऑफ नाइट वाज इट व्हेन द स्कॉर्पियन विद द पोएट्स मदर। आप जो लोग भी इस पाठ को पढ़े होंगे, इस कविता को पढ़े होंगे, यह डार्क और रेनी जो आंसर है वो सही होगा, अर्थात अंधेरी और बरसाती रात थी। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से लिया गया है। द वर्ड फ्लैश मीन्स क्विक एंड सडन एक्शन। 3 नंबर देखिए, इसका जो आंसर विकल्प है बी होगा। व्हाट डज द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर चैप्टर से लिया गया है। ये इसका भी 4 नंबर का विकल्प जो बी दिया गया, आइडियाज विच आर वेटी एंड नैरो माइंडेड। तो ये तमाम तरह के। इसके अलावा 5 नंबर, व्हाट इज मेंट बाय माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। तो ये भी ये जो यहाँ पे पाठ का नाम ब्रैकेट में मेंशन कर दिया गया है और इसका जो विकल्प है उत्तर है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, आप जानते हैं एमसीक्यू। टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। तो ये 5 जो प्रश्न थे ये पोएट्री से थे। अब सीधे प्रोज में आते हैं। प्रोज में क्या है कि ये एक टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट के बेसिस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इस प्रश्न एजुकेशन एज कॉमनली अंडरस्टूड बाय द पीपल मीन्स एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज एंड स्किल्स इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग, बट दैट इज द ओनली वन पर्पज ऑफ द एजुकेशन। You may ask why. This is because the humans are much more than just wage earning machines. They are endowed with emotions and feelings which are enrich their life. These emotions and the feelings need to be developed so that they can develop a social being able to interact with
fellow beings who are also the member of that society of which they are a part. According to passion, education is only to gain, जो कि पैसेज के मुताबिक जो आंसर है ये द अकॉर्डिंग टू पैसेज एजुकेशन इज ओनली टू गेन नॉलेज एंड स्किल, 1 नंबर ये सही उत्तर है। उसके बाद आप 7 नंबर प्रश्न को देखिए। द पैसेज बिलीव दैट इमोशंस एंड फीलिंग शुड बी डेवलप, ठीक है, ये बी नंबर इसका आंसर है। वेजेज अर्निंग मशीन रिफरेंस टू द पीपल, जैसा कि आप देख रहे हैं सी नंबर आंसर, डिफाइंड बाय देयर सैलरीज। तो ये जो प्रश्न तो प्रोज से थे, अब प्रोज से कुछ और प्रश्न है। व्हाट वाज द बलदेव रिस्पॉन्सिबल फॉर, बलदेव जो टाइगर इन द टनल जो चैप्टर है उससे ये लिया गया है। बलदेव किस कार्य के लिए जिम्मेदार था, रिस्पॉन्सिबल था? सिग्नलिंग एंड वेदर और नॉट द टनल वाज क्लियर और ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आप इस पार्ट को पढ़े होंगे तो उसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। विच ऑफ द दिस क्वालिटीज इज इम्पॉर्टेंट इन अ डांसर। आप डांसर जो श्रीगुण श्रीवास्तव का एक चैप्टर है उस चैप्टर से ये लिया गया है। इसका आंसर डी आप देख रहे हैं, टैलेंट फॉर डांसिंग। वाई डू पीपल गेट स्ट्रेस? बिकॉज दे लैक एडजस्टमेंट स्किल्स। 11 नंबर का आंसर आप देख सकते हैं। सी इज मीन मैड एंड मिजरेबल, हु वाज सिमी रिफरिंग टू आई मस्ट नो द ट्रूथ। आई मस्ट नो द ट्रूथ श्रीगुण श्रीवास्तव का जो पाठ है, यहाँ पे आंट प्रमेला के बारे में दिया गया है और इसका आंसर भी है। व्हाट वर्ड्स ऑफ द आंट प्रमेला हर्ट आराधना द मोस्ट? दैट शी वाज बेबी, दैट शी एज ए बेबी वाज स्किनी एंड डार्क। इसका 13 नंबर का 1 नंबर उत्तर होगा। पिक आउट द कोड विच डज नॉट कन्वे द सेम मीनिंग ऑब्लिक सिचुएशन एज फेलिंग इन द एग्जामिनेशन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये पैसेज यहाँ पे pick out the word which does not convey the same meaning as the situation failing in the examination is not the end of the world, traveling to the Antarctica is not the end of the world। आप इसको इससे रिलेटेड करके समझ सकते हैं, सी नंबर आंसर। इसके बाद नॉन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट मैं बता दूं, आपका जो पूरा जो चैप्टर्स है उसमें प्रेस्क्राइब नॉन प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब मतलब जो आप किताब में पढ़ चुके हैं, नॉन प्रेस्क्राइब मतलब इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं, जिसको आम भाषा में आप कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हैं। तो हैव यू एवर फेल्ड एट समथिंग सो मेजरेबल दैट द थॉट ऑफ अटेम्प्टिंग टू डू इट अगेन वाज द लास्ट थिंग इन योर माइंड? इफ योर आंसर इज यस, यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट a robot. Unlike robots, we human beings have feelings, emotion and dreams. We are all meant to grow despite our circumstances and limitations. Flourishing and trying to make our dreams come true feels great when life goes our way. But what happens when it does not? What happens when you fail to despite all your hard work? Do you stay down and accept defeat, or do you get up again? If you have the tendency to preserve and keep going, then you have what experts call grit. Falling down or falling is one of the most agonizing, embarrassing and scary human experience, but it is also one of the most educational, empowering and essential part of the living a successful and fulfilling life. Did you know that the perseverance, जिसको greed बोलते हैं, is one of the 7 qualities that has been described as the key to personal success and betterment in society. The other 6 are curiosity, gratitude, optimism, self-control, social intelligence, and zest. Thomas Edison is an example of greed for trying more than 1,000 times to invent the light bulb. When asked why he kept going despite hundreds of the failures, he merely stated that they had not been failures, they were hundreds of the attempts toward the creating light bulb. थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में थोड़ा सा बात बोला गया पैसेज के अंत में। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न इस पैसेज को बेस करके दिए गए हैं। द रीजन वाई यू आर नॉट अ रोबोट, फेलियर एंड सक्सेस कैन
अफेक्ट योर इमोशंस, ये आंसर होगा। चूज द, तो इसका मतलब ये है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन आ रहा, कॉम्प्रिहेंशन की आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए, आपका जनरल इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो यहाँ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, फेलियर शुड बी आवर टीचर नॉट आवर अंडरटेकर, फेलियर इज डिले, फेलियर इज डिले नॉट डिफीट, इट इज़ द टेम्पोररी डिटोर नॉट अ डेड एंड एंड। ये 4 कोटेशन दिए गए हैं, उसमें से एक सी नंबर जो मोस्ट इस पार्ट के आइडिया को, पैसेज को बताता है। 17 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज द टोन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट, फॉलिंग डाउन और फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल, एम्पावरिंग एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग ए सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। ये ऑप्टिमिज्म अर्थात आशावाद, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना जो है 17 का बी आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेवेंट फॉर द टाइटल ऑफ द पैसेज, फेलियर एंड ग्रीड गो हैंड इन हैंड। देखिए ये 18 का डी। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट आंसर दे सकें, लेकिन आप अपने आप ट्राई कीजिएगा जो आपको बेस्ट आंसर लगता है, इसका हिसाब से हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जो सटीक आंसर पहुंच सके। 19 नंबर, डैश वाज क्रिएटेड आफ्टर मेनी अटेम्प्ट, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में किया गया है। यहाँ पे लाइट बल्ब का चर्चा हुआ था, वही है, अर्थात 19 का सी होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लाइन फॉलिंग डाउन और फॉलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एगोनाइजिंग, एम्बैरेसिंग, स्कैरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, फेलियर कैन डीपली अफेक्ट आवर इमोशंस। इसका 20 का बी जो है कि बहुत सही सटीक आंसर लग रहा है। इसके बाद फिर एक पैसेज दिया गया है, इसी पैसेज को बेस करके 6 प्रश्न और दिए गए हैं। इंडिविजुअल टुगेदर फॉर्म अ सोसाइटी, एनी फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज डज नॉट अफेक्ट द इंडिविजुअल अलोन बट adversely affect his family, friends and thereby the society as well. Children of the parent addicted to drugs are neglected and abused. This leaves a deep emotional scare in them and leads to disorder like anxiety, phobia, underconfidence and depression. Youth involved in drug abuse mostly indulge in unlawful activities such as theft, violence and road rage, which has negative effects on the society they grow up in. They cannot positively contribute to development of the society. Drugs abuse is prevalent across all sections of society. The rich are mainly involved in the use of the drugs such as marijuana, heroin and other substances which are expensive. They do it mainly to get a feeling of high. The street children addicted to smoking, drinking illicit liquor and in the smelling of the gum, paints and fuel. It is found that the smelling of these toxicants help them to overcome hunger pangs. ये पूरा पैसेज था, इसको बेस करके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सब्सटेंस अब्यूज डज नॉट अफेक्ट इन्वायरमेंट एंड नेचर, ये डी नंबर बेस्ट आंसर लग रहा है। बाकी सबको तो अफेक्ट करता ही है, डी नंबर यहाँ पे है। एज पर द पैसेज, यूथ इन्वॉल्व इन ड्रग्स अब्यूज आर इन्वॉल्व इन थेफ्ट एंड वायलेंस, रोड रेज, नोबल डीड्स, एक्ट्स ऑफ कंपैशन। देखिए ये 2 कामों में वो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जो आंसर है वो बेस्ट आंसर रहेगा। द रिच मेनली यूज द ड्रग्स एज मैरिजुना एंड हीरोइन, जैसा कि पैसेज में दिखा गया है। 1 and 2 आंसर बेस्ट आंसर है। द पैसेज सीम्स टू सजेस्ट दैट द स्मेलिंग इंटॉक्सिकेंट्स हेल्प द स्ट्रीट चिल्ड्रन टू डील विद देयर हंगर पंक्स एज पर द पैसेज, बी नंबर बेस्ट आंसर है। मार्क द ऑप्शन दैट डज नॉट कन्वे द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्रिविलेंट। प्रिविलेंट माने किसी चीज़ का, समाज किसी चीज़ का होना, अर्थात वो है। द कस्टम इज प्रिविलेंट इन टूडे सोसाइटी, द मैटर इज नॉट प्रिविलेंट, लीव इट। द प्रेवलेंट ओपिनियन इज इन फेवर द हेल्प। तो यहाँ बी नंबर आंसर हमको सटीक लग रहा है, आप देख लीजिएगा। द वर्ड ऑपोजिट टू हाई वुड बी, ऑपोजिट टू मीनिंग ऑफ हाई वुड बी हाई स्ट्रंग, यहाँ पे सटीक आंसर लग रहा है। और इसके बाद जो सेक्शन सी है, ये जो ग्रामर का पोर्शन है, इसमें पहला 5 नंबर 27 से 31 तक जो है, माई फैमिली
अब कई सारा है, हैज़ बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 5 years नाउ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से ये हैज़ बीन लिविंग ज़्यादा सटीक रहेगा। वी शुड लिव विद इन आवर मीन्स ये 28 का डी नंबर आंसर सही रहेगा। आई कुड नॉट एग्री विथ हिम, ठीक है। और यू मस्ट सपोर्ट हिम अदरवाइज ही विल लूज हिज स्पिरिट, अन्यथा, अर्थात ये 30 का बी नंबर आंसर। और इसके बाद 31 ने द बॉल रोल्ड। देखिए ये एक सैम्पल पेपर में इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इसी तरह से प्रश्न आएंगे, यही पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको पैटर्न को समझना। द बॉल रोल्ड इनटू द होल, ये इनटू द होल ज़्यादा सटीक आंसर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्टिव पैसिव जो लोग प्रैक्टिस किए होंगे उनको सुमन डस्ट एंड मॉप्स आवर हाउसेस एवरी मॉर्निंग। आवर हाउस सॉरी नॉट हाउसेस, हाउस इज डस्टेड एंड मॉप एवरी मॉर्निंग बाई सुमन, ये बेस्ट आंसर है। और द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी donated handsome amount to the museum. A handsome amount was donated by president of the company to the museum, बी नंबर आंसर 33 का। अब जो चीज़ है, देखिए राइटिंग स्किल में आपका जो 10 मार्क्स दिया गया है, अब उससे रिलेटेड जो प्रश्न है यहाँ आपको एक पैसेज दिया गया है, उसमें देखिए, टू हैव ए फेयर कम्प्लेक्शन इज an obsession in our society. Demand for fair brides in matrimonial columns and the sale of fairness cream are evidence enough. You are writing an article expressing your views on this topic. तो मान लीजिए इस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ों पर आप देखिएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल। इसका अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा, फेयरनेस एंड ऑब्सेशन इन सोसाइटी। ब्यूटीफुल माइंड बेटर देन अ फेयर कम्प्लेक्शन, रेसिज्म न्यू पैकेज, द ओल्ड थॉट, फेयर कम्प्लेक्शन इज ऑलवेज एल्यूरिंग। ये जो पहला है ये बेस्ट सूटेबल टाइटल लग रहा है, इसलिए ऑप्शन 1 को आप सूटेबल टाइटल के तौर पे सोच सकते हैं। हालांकि टाइटल को लेकर अपने अपने विचार हो सकते हैं, टाइटल एग्जैक्ट हमेशा हो कोई ज़रूरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी apt for this article. Using long and complex sentence to begin with the strongest point, abstaining from giving a personal opinion, repetition of the ideas to emphasize a point. 2 नंबर टू बिगिन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उसको लेके आप बात करें, लिखें। विच ऑफ द फॉलो ऑप्शन नीड्स टू बी एलोबरेट ऑन फॉर दिस आर्टिकल। आप किस बात को व्याख्या अर्थात उसको एलोबरेट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। अ ब्यूटीफुल माइंड इज बेटर देन अ कॉम्प्लेक्शन एटीट्यूड टुवर्ड द लाइफ मैटर, मनी नो कॉम्प्लेक्शन, सोसाइटीज बिहेवियर एंड मेंटेलिटी। तो ये आप देखिए 1, 2 और 4 बेस्ट चीज़ है जिसको आपको थोड़ा सा एलोबरेट करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोट समराइज द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल अर्थात इसका जो थीम है, कौन सा लाइन इस थीम को ज़्यादा जस्टिफाई करता। ब्यूटीफुल आइज ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, वाइट लाइज always introduce others of the darker complexion, or it is not our differences that divide us, it is our inability to recognize, accept and celebrate those differences. और चौथा, let us live for the beauty of our own reality. तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं। मेरा जो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो वैचारिक चीज़ है उस पर अपने अपने विचार हो सकते हैं। मैं जो बेस्ट आंसर मेरे को समझ में आया मैंने बताया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नोटिस इशूड फॉर द फाउंड। नोटिस इशूड फॉर द फाउंड, कॉन्टैक्ट अ पर्सन, डिटेल, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नोटिस इशूड फॉर फाउंड, आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, ये डी नंबर। नोटिस, अब ये नोटिस से रिलेटेड जो आप अगर नोटिस का प्रैक्टिस किए हैं तो नोटिस से रिलेटेड
प्रश्न है। तो बीच ऑफ द, अच्छा, नोटिस इज टाइप ऑफ लेटर, टाइप ऑफ रिपोर्ट, टाइप ऑफ आर्टिकल, नॉन ऑफ दिज। डी नंबर। बाई लाइन ऑफ द रिपोर्ट कॉन्टेंट, नेम ऑफ द रिपोर्टर, रिपोर्ट जो लोग करते हैं उसमें बाई लाइन बोल के एक टर्म आता है। इसके अलावा अ फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपेंट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, ग्रामेटिकली करेक्ट, रिलेवेंट, ऑल ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा, इन ए मेमो रीजनिंग ऑन हायरिंग, फायरिंग्स एंड परचेजिंग, इट इज़ नोन एज रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस बोल के एक टर्म इस्तेमाल किया था। तो ये तमाम, जैसे आप मेमो कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। अ गुड राइटर मस्ट अवॉइड इन ए गुड एसे स्लैंग्स। स्लैंग्स बुरे तरह के शब्द होते हैं जो कि उचित नहीं होते हैं। ये 43 नंबर का डी है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं सेक्शन ई में। सेक्शन ई में जो है ESP ऑप्शन जो है आपका, जो ऑप्शनल पार्ट है उससे दिया गया इंग्लिश फॉर द रिसेप्शनिस्ट। ऑप्शन 1 को हम लोग को डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट अ रिसेप्शनिस्ट डज नॉट नीड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट टू डू हर जॉब इफिशिएंटली। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया गया है कि एक इसमें कौन सा चीज़ उसके पास नहीं होना चाहिए। तो उसका हॉबी डायरी का कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता है। तो बी नंबर आंसर सही है। व्हाट आर द 2 प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसेप्शनिस्ट जॉब। जो यहाँ पे व्हाट आर द 2 प्राइम रिक्वायरमेंट, जो 2 प्राइम रिक्वायरमेंट है, कर्टसी एंड द गुड मैनर्स। इसमें कर्टसी और गुड मैनर्स है जो कि एक रिसेप्शनिस्ट के पास होना ही चाहिए। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो आप पाठ को थोड़ा सा देख लीजिएगा। सेलेक्ट 2 ऑफिस ड्यूटी फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या है? वेलकम द गेस्ट विजिटर्स एंड ऑफर देम हेल्प, आंसर पर्सनल टेलीफोन कॉल्स इफेक्टिवली, अटेंड टू नॉन रूटिंग इंक्वायरीज, नोट डाउन मैसेजेस, मेक बुकिंग, रिजर्वेशन, कैंसिलेशन एंड द प्लान शेड्यूल्स, कंफ्यूज द गेस्ट विजिटर विथ एनी क्वेरीज और प्रॉब्लम डैट में अराइज। तो देखिए, वेलकम द गेस्ट एंड विजिटर आप जानते हैं रिसेप्शनिस्ट का एक ड्यूटी होता है। एज वेल एज 4 नंबर देखिए, नोट डाउन द मैसेज, मेक बुकिंग, रिजर्वेशन, कैंसिल। 1 और 4 जो कि बी में दिया हुआ है, बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगता है। इसके बाद क्या है कि अंडरलाइन एक्सप्रेशन यूज इन कन्वर्सेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट ऑन द फोन, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द गिवन। ठीक है, यहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट और एक क्लाइंट के बीच में बात हो रहा है। उस बात में जो एक आंसर है वो जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा? गुड मॉर्निंग शिमला स्टूडियोज, राकेश फ्रॉम मनाली। असल में यहाँ राकेश नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए था। इसको आप देख लीजिएगा। तो ये जो राकेश लिखा हुआ है यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा, ये रिसेप्शनिस्ट होगा। इसको आप सुधार कर लीजिएगा, रिसेप्शनिस्ट होगा। तो कौन सा रिसेप्शनिस्ट का उत्तर क्या होगा यहाँ पे? व्हाट कैन आई डू फॉर यू मिस्टर राकेश। ये डी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद चूज द जनरल रूल ऑफ द कॉलिंग आउट द टेलीफोन नंबर्स। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन विकल्प दिया हुआ है। उसमें बेस्ट जो है, विद इन द पेयर्स रेफर टू नंबर डिजिट, दैट इज 32 32, नॉट 32, 5642, 5 pause, सॉरी 56 pause 42। तो ये जो आंसर है नंबर सी, आप इस पाठ को पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आपको हो सकता है अगर पाठ नहीं पढ़े होंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। सेलेक्ट द पॉइंट टू बी टच बाय रिसेप्शनिस्ट वाइल टेकिंग द टूरिस्ट ओवर फोन। टूरिस्ट से अगर कोई बात कर रहे हैं रिसेप्शनिस्ट, तो ये आप पाठ को देख लीजिएगा, पाठ के हिसाब से कौन सा राइट आंसर होता है। तो हम ये थोड़ा बहुत जो आपको कर पाए हैं किए हैं, और जब पाठ को आप पढ़िएगा तो ये आप बेहतर तरीके से इसको कर पाइएगा। आप किसी भी तरह से इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देखने के बाद भी ये बहुत आसान नहीं दिख रहा है। आपको पाठ की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप राइट आंसर दे सकेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत सारा गलती कर देंगे। और यहाँ पे स्कोर करने का बहुत सारा विकल्प है। अब मैं ऑप्शन 2 में चला जाता हूँ। ऑप्शन 2 में जो इसी का ऑप्शन 2 है,
इसमें ऑप्शन 2 में जो है ESP फॉर द ऑफिस यूज, तो हमने ऑफिस यूज को सोल्व किया था, तो दोनों में से आप किसी एक को सोल्व कर सकते हैं। 2 है तो ये आप देख लीजिएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट और इंग्लिश फॉर द ऑफिस यूज में 2 विकल्प दिया रहेगा, कोई एक करना पड़ेगा, दोनों को नहीं करना रहेगा, दिमाग में रखिएगा इस बात को। अब हम लोग पार्ट बी में चले जाते हैं। पार्ट बी में जो है कि आपके जो प्रश्न हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं, तो इसमें क्या प्रोज एंड पोएट्री से कितने नंबर का आ रहा है? प्रोज एंड पोएट्री से देखिए 11 मार्क्स का आ रहा है। तो क्या है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हेवन ऑफ फ्रीडम वेयर माइंड इज विदाउट फियर, तो इसको आपको डिस्क्राइब करना है। दोनों में से कोई एक करना। वर्ड लिमिट, सबसे अच्छी बात है कि वर्ड लिमिट दे दिया गया 20 से 25 शब्दों में। व्हाई डिड द पिजन से द नेम ऑफ द गॉड 100 टाइम, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन चैप्टर से। अर्थात इन दोनों में से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 2 प्रश्न दिए हुए हैं, 2 में से आपको कोई एक एनी वन, बहुत साफ साफ लिखा हुआ एनी वन करना, अर्थात ये 2 मार्क्स का हुआ, तो यहाँ पे 2 मार्क्स हो गया। उसके बाद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 40 to 45 वर्ड्स में देना है। यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिए हुए हैं। डिस्पाइट द अंडरगोइंग एक्सट्रीम सफरिंग, व्हाट डिड द मदर से एट द एंड, व्हाट डज इट रिवील्स अबाउट हर, ए नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएट्री वाले चैप्टर से है। ये 3 मार्क्स का है, अर्थात 2 है। 2 में से डू यू थिंक द टायरलेस इन एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव यूज इन द पोएम फॉर स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग मतलब एफर्ट होता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर से, तो दोनों में से कोई एक करना, अर्थात ये भी 3 मार्क्स का हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ है कि और जो प्रश्न हैं, जो कि 2 प्रश्न करने हैं, ये जो दोनों प्रश्न हैं ये प्रोज वाले पार्ट से हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 में से 2 करना है। व्हाट इज फील्ड टाइम, हाउ डज द पैसेज सजेस्ट द यूटिलाइज फील्ड टाइम, तो ये रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग का एक चैप्टर है, उससे ये होगा। और वाई वॉज बलदेव जॉब डेंजरस, बलदेव का जॉब डेंजरस क्यों था, टाइगर इन द टनल से है। एंड शी डांस फॉर 1 person ओनली, हु वॉज द पर्सन, वाई डिड शी डांस, ओनली फॉर हर, आई मस्ट नो द ट्रूथ, तो आई मस्ट नो द ट्रूथ, यानी कि 3 प्रश्न में से कोई एक करने हैं, यानी कि यहाँ पे आपको 4 नंबर मिल रहा है। इसके बाद पैसेज, सॉरी आपके प्रोज वर्स से ही है, व्हाट इज द सरप्राइज ऑफ द लाइफ दैट द ट्रेन ड्राइवर रिसीव्ड, टाइगर इन द टनल में से 20 से 25 वर्ड में एक करना है, अर्थात ये 2 मार्क्स का। यहाँ पे सबसे खास बात है कि 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 3 में से आपको एक करना है। तो यहाँ पे आपका विकल्प बहुत आपके सामने है, और अगर अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा और अच्छी तरह से कोशिश कीजिएगा तो आपके। अब क्या आ रहा है कि एक फिर कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़कर, कॉम्प्रिहेंशन ये जो है नॉन प्रेस्क्राइब है, इसका सिलेबस कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपकी जनरल इंग्लिश होगी तभी आप, तो इस कॉम्प्रिहेंशन को मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको कोई भी कॉम्प्रिहेंशन दे सकता है, यही कॉम्प्रिहेंशन दे, ये पार्ट से नहीं है। इसके अलावा ये जो कॉम्प्रिहेंशन है इसमें 4 मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ, 2-2 मार्क्स के 2 प्रश्न हैं। इसके अलावा 3 मार्क्स के यहाँ पे और 2 प्रश्न हैं जो कि कॉम्प्रिहेंशन से ही है। और इसके अलावा समरी राइटिंग आएगा, समरी राइटिंग का मेक अ समरी, तो यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, उसको समरी आप जानते होंगे, समरी आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो कर लीजिएगा, लगभग 1/3 में लिखना पड़ेगा, उसका अपना एक तरीका है। इसके बाद ग्रामर में करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स, ब्रैकेट में वर्ब दे दिया गया है, कौन सा करेक्ट फॉर्म होगा वो यूज करना पड़ेगा। डेराइव है, डेराइव्ड है, डेराइविंग है, जो भी है, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे और वर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा चलते फॉलोइंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है आपको, अर्थात नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, आप देख लीजिएगा आपके सिलेबस में है, ये भी 2 मार्क्स का है। और इधर में आपको ज्वाइनिंग की सबसे खास बात है कि जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसका जिससे ज्वाइन किया जाएगा कनेक्टर भी दे दिया गया है, तो ये ग्रामर में ज्वाइन करना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। इसके बाद राइटिंग स्किल का जो है, राइटिंग स्किल में जम्बल अप मेमो, पुट द सेंटेंस इनटू राइट ऑर्डर, यहाँ पे एक मेमोरेंडम दिया गया है। इस मेमोरेंडम में जो वाक्य हैं जम्बल अप ऊपर नीचे हैं,
उसको आपको सही करना है। इसके अलावा एक विकल्प दिया गया है नोटिस लिखने के लिए, अर्थात मेमो, नोटिस, ये तमाम चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा यहाँ पे एक लेटर, एक सेल्स मैनेजर को लेटर, अर्थात ये बिजनेस लेटर टाइप का है। आपने वॉशिंग मशीन ख़रीदा है और इसको आपको कोई इशूज है तो उस डिलीवरी अभी तक नहीं हुआ, उसको लेकर आपको एक पत्र लिखना है, तो पत्र लेखन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। इसके अलावा क्या है जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यू हैव ए सरप्राइज विजिट टू हॉस्पिटल, राइट ए रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट राइटिंग है आपका, तो रिपोर्ट राइटिंग भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग के विकल्प में दिया हुआ है न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग भी है, आर्टिकल, एक जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग, एक आर्टिकल जो न्यूज़पेपर के लिए आपको लिखना है। तो ये तमाम चीज़। इसके बाद चले जाते हैं ऑप्शनल में। ऑप्शनल में रिसेप्शनिस्ट और इंग्लिश फॉर द ऑफिस यूज, ये दोनों ही है, तो दोनों में एक करना है, तो आप किसी एक विकल्प को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मैंने डिस्कस कर दिया इंग्लिश ही बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको किसी भी तरह से आप हल्के तौर पे मत लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मैंने एक जो हल्का डिस्कशन किया है, तो पेपर का जो सैम्पल पेपर का जो फॉर्मेट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पेपर समझ में आया है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।